नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखरित, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। गहलोत सरकार बचाने वाले आईपीएस उमेश मिश्रा होंगे राजस्थान के अगले डीजीपी। 4 साल तक इंटेलिजेंस में किया था काम। सरकारी अस्पताल में स्टाफ की भारी लापरवाही, मशीन में झुलसे 2 नवजात, एक की दर्दनाक मौत। सीएम ने घोषणा की तो क्या लड्डू मिले जाएंगे, राजस्थान के मंत्री का वीडियो हुआ वायरल। प्रदर्शनकारी युवाओं से मिले ऊर्जा मंत्री, सीएम से भेंट करने का किया वादा। बहनों ने 2 साल बाद भाई के साथ माथे पर लगाया तिलक, जेल में बंद अपने भाइयों के साथ मनाया भाई दूज का त्योहार। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान में चल रही सियासी हलचल के बीच गहलोत सरकार ने 1989 बेंच के आईपीएस उमेश मिश्रा को नया डीजीपी बना दिया है। गुरुवार को देर रात 12 बजे के बाद कार्मिक विभाग की ओर से यह संदेश जारी कर दिया गया है। और बता दें, गहलोत सरकार के लिए डीजीपी की नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। चर्चा की गई थी कि जोधपुर से आने वाले आईपीएस और एसबी के डीजीपी बनाया जा सकता है। और बीएल सोनी सीएम अशोक गहलोत के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन सोनी पर उमेश मिश्रा भारी रहे। और राज्य सरकार लगभग 4 साल से महत्वपूर्ण खुफिया सूचना देने वाले उमेश मिश्रा को राज्य पुलिस विभाग के खुफिया और मुखिया की कमान मिली थी। बता दें कि मिश्रा अगस्त 2021 से डीजीपी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही मिश्रा को पुलिस खुफिया की कमान दे दी गई थी। दिसंबर 2018 से वो एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर सेवाएं दे रहे थे। और दिलचस्प बात यह रही है कि 4 आईपीएस अफसरों की सीनियरिटी को लांघ कर उन्हें यह पद दिया गया है। जिन अफसरों की वरिष्ठता दरकिनार कर गई है और उनमें से 1988 बेंच के पीके सिंह, बीएल सोनी, यूआर साहू, 1989 बेंच के भूपेंद्र कुमार दक्ष शामिल हैं। और पहले भी इस पद पर आईपीएस अफसरों की वरिष्ठ दरकिनार करके डीजीपी बनाए जाते हैं। और बता दें कि राजस्थान सरकार से संघ लोक सेवा आयोग ने डीजीपी के लिए पैनल मांगा था। राजस्थान सरकार ने 10 से अधिक नाम यूपीएससी को भेजे थे, जिसके बाद नए डीजीपी के चयन के लिए दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य अधिकारी दिल्ली गए हुए थे। और ऐसा बताया जा रहा था कि आयोग ने 3 नाम फाइनल किए थे, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने उमेश मिश्रा को नाम पर सहमति दी है। कोरोना महामारी के दौरान वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की देश भर में तारीफ की गई। और अब उस भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े ए श्रेणी के महात्मा गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि एक नवजात बच्ची की जान चली गई तो गंभीर रूप से झुलस गया। बता दें कि एक हृदय विदारक घटना के बाद चिकित्सालय प्रशासन अपने नौसिखिए स्टाफ की लापरवाही को छुपाने के लिए लीपापोती करते हुए सारा का सारा दोष मशीनों पर मढ़ रहे हैं। इसको लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि बिना किसी को पैसे दिए यहां पर काम नहीं होता। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में एनयूआईसी वार्ड में रात को एक नवजात बच्ची और बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखा गया था। और जहां रात्रि में मशीन के हीट ज्यादा होने के कारण बालिका की मौत हो गई और बालक झुलस गया, जिसके कारण परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। इस घटना से चिकित्सकों को हड़कंप मच गया। वहीं परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए शव को ले गए। अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को लेकर जांच करवाने का आश्वासन दिया। मृतक नवजात पिता ने कहा कि रात्रि को बच्चा एकदम स्वस्थ थी और उसी मशीन में रखा हुआ था। सुबह बताया कि बच्चे की मौत हो गई। यहाँ पर न शिखर नर्सिंग स्टाफ लापरवाह है और किसी की कीमत पे वो नहीं सुनते हैं और इसी के कारण यह हादसा हुआ। और घायल बालक की परिजन संपत देवी ने कहा कि हमने रात को 2 बजे बालक को दूध पिलाया था और उसके कुछ देर बाद ही नवजात के रोने की आवाज आई तो हमने इसकी सूचना नर्सिंग स्टाफ को दी, मगर उन्होंने को ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम जब वापस गए तो एक बच्चा वहां पर नहीं था और हमारे बच्चे के भी दाग लगे हुए थे। वहीं अन्य नवजात के परिजनों ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ मोबाइल चलाने में ही रहते हैं और किसी की नहीं सुनते। डिलीवरी के समय पर भी
बिना पैसे दिए ये बात नहीं करते, प्रति डिलीवरी 1,000 रुपए लिए जाते हैं। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में हर वर्ग से मांग उठने लगी है कि राजस्थान के युवाओं की चल रही भर्तियों की मांग पर युवक द्वारा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग से पूछे गए सवालों पर गर्ग के बयान पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इसमें एक युवक अपनी मांग की बात कर रहा है तो सुभाष गर्ग जवाब देते हुए कहते हैं कि सीएम ने घोषणा की कि तो क्या लड्डू मिल जाएंगे, जबकि इन्हीं भर्तियों को लेकर सैकड़ों युवक गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात तो ये रही है कि सरकार के ही ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने युवक की मांगों पर सीएम से मुलाकात करने का आश्वासन दिया और सरकार के ही दूसरे मंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इस बारे में मंत्री सुभाष गर्ग से बात करने के लिए संपर्क किया तो उसका मोबाइल बंद मिला और फिर उनसे गनमैन तो कॉल किया तो उन्होंने कहा कि साहब अभी रेस्ट कर रहे हैं, आप ज्ञान देते बजाय काम करते तो आज युवा बेरोजगारों को गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और 23 फरवरी 2021 को अपने ही रात 12:30 बजे लिखित समझौता किया था कि आप अपने ही लिखित समझौते से मुकर गए और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी आपके लिए। और बता दें कि इसी महासंघ के बैनर तले गुजरात में युवा का 26 दिन से धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गुजरात में 26 दिन से प्रदर्शन कर रहे राजस्थान के सैकड़ों युवाओं ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। इस मुलाकात में मंत्री भंवर सिंह भाटी ने युवाओं के प्रतिनिधि मंडल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने का वादा किया। युवाओं ने इस पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। युवाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, वो यहाँ जब तक उनकी सीएम से मुलाकात नहीं हो जाती है, गुजरात में ही डटे रहेंगे। बता दें, राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अपने यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार की विभिन्न मांगों को लेकर 26 दिन से गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह जारी है, लेकिन सरकार ने अभी तक युवा बेरोजगार सुध तक नहीं ले रहे हैं और ना ही वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले अहमदाबाद में राजस्थान के मंत्रियों का विरोध करने का निर्णय लिया था, लेकिन हमने एक सकारात्मक पहल करते हुए विरोध के बजाय वार्ता के माध्यम से युवा बेरोजगार की 20 सूत्रीय मांगों को हल करवाने की पहल की थी। उसी पहल के तहत अहमदाबाद के विशिष्ट अतिथि गृह में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की और युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा करवाने और मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने की मांग रखी। और मंत्री भाटी ने मुख्यमंत्री से बात करते हुए युवा बेरोजगारों की मांग का जल्द निस्तारण करवाने और मुख्यमंत्री से युवा बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता करवाने का आश्वासन भी दिया है। राजस्थान के कोटा संभाग में भाई बहन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व भाई दूज पर घर घर में खुशियां छा रही हैं। सबसे ही बहनों और अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। साथ ही बहनों को भी मानवंचित उपहार मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके भाई तो हैं लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे में बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगवाकर उनके साथ उंगली भाई दूज घर मनाने जाने के वचन लिया। ये वो बहनें हैं जिनके भाई किसी न किसी गलती या सजा जेल में काट रहे हैं। कुछ बहनें तो ऐसी हैं कि जो लंबे अंतराल से जेल में अपने भाई को रखी बांधी ने आती हैं और बता दे अपने भाई दूज बनाती है, लेकिन कई बहनें ऐसी हैं जो पहली बार जेल में पहुंची और अपने भाई को माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी और उनके जल्द घर आने की कामना की। ऐसा नजारा जेल में देखने को मिला और कोविड के लंबे समय के अंतराल बाद केंद्रीय कारागृह में बंद बंदियों की बहनों ने भाई दूज के अवसर पर विशेष मुलाकात करवाई गई और कोविड काल के दौरान 2 वर्षों तक आमने सामने की मुलाकात बंद रही। कारागृह में लंबे समय से बंद चल रहे बंदी लंबे समय अरसे के बाद इस त्योहार के अवसर पर अपनी बहनों से मिलकर भावुक हो गए और बहनों के आंखों में खुशी के आंसू छलके और दूर दराज से आई बहनों ने कारागृह में बंद अपने भाइयों से मिलकर तिलक लगवाकर मिठाई खिलाकर हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा
जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि अपराधी हमेशा से व्यापारी या अन्य से वसूली की वारदात को अंजाम दिया करते हैं और इसमें आपने हमेशा देखा है कि वसूली के लिए चाकू, बंदूक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं उदयपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर कोटड़ा तहसील में युवक असगर दिखाकर वसूली की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए। ये मामला तब सामने आया जब किसी अन्य युवक ने वसूली करते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो में 3-4 युवक दिखाई दे रहे हैं। कंधों पर उनके विशालकाय अजगर को उठाया हुआ है। अजगर का मुंह हाथ में दबा रखा है और दुकानदार से रुपए की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही धमका दे रहे हैं और पैसे नहीं दिए तो दुकान में छोड़ दिया जाएगा अजगर को। अजगर को दिखाकर व्यापारी से पैसे भी ले रहे हैं और कोटड़ा थानाधिकारी राम सिंह ने बताया कि पास ही गांव के एक घर में अजगर आया था। 2 युवक ने इसे पकड़ा और फोन आया तो उसे वन विभाग में ले जाने को कहा। अजगर ले जा रहे थे तभी उनकी पहचान वाला एक अन्य युवक नशे में था और वो अजगर ले जा रहे युवक को बाजार की तरफ ले गया। पुलिस ने आगे बताया कि व्यापारियों का कॉल आया तो मौके पर टीम भेजी गई। टीम पहुंची और उससे पहले युवक वन विभाग कार्यालय पहुंच गए और उसकी मदद से अजगर को जंगल में छुड़वाया गया। वहीं व्यापारी से बात की तो सामने आया कि एक व्यापारी से 10 रुपए के लिए प्रदेश में राजफेड की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद 1 नवंबर से और मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से शुरू होगी। खरीद के लिए प्रदेश में 869 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू किया गया है। मूंग के लिए 363, उड़द के लिए और 186, मूंगफली के 267 और सोयाबीन के लिए 83 केंद्र खोले जाने हैं, जिनमें से 419 केंद्र क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर और 460 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाए गए हैं। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सके, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र और खरीदी केंद्रों पर 7:30 बजे तक की गई है। भारत सरकार द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग का खरीद का लक्ष्य 3,02,745 मीट्रिक टन और उड़द का 62,508 मीट्रिक टन, मूंगफली का 4,65,565 मीट्रिक टन और सोयाबीन का 3,61,790 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा तय मूंग का समर्थन 7,755 रुपए, उड़द का 6,600 रुपए, मूंगफली का 5,850 रुपए और सोयाबीन का 4,300 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। किसानों को जन आधार कार्ड नंबर, खसरा गिरदावरी के प्रति, बैंक पासबुक के प्रति और पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के पंजीयन करवाया जाएगा उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए मान्य नहीं होगा। ई मित्र भी इस समर्थन मूल्य योजना में किसानों का पंजीयन पूर्ण सावधानी से करें और तहसील से बाहर पंजीयन ना करें। जानकारी के मुताबिक किसान एक जन आधार कार्ड में आंतरिक नाम में जिसके नाम गिरदावरी होने और उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेंगे। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें जिस तहसील में कृषि भूमि में उसकी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केंद्र पर उपज बेचने के लिए पंजीकरण करवाएं। दूसरी तहसील में पंजीकरण मान्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य के क्रियाशील और नवनिर्वाचित मेडिकल कॉलेजों के प्रचारकों के साथ मीटिंग की और सीएम गहलोत ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए और कुछ प्राइवेट अस्पताल वालों ने इसका विरोध किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकारी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेश में दवा जांच उपचार बिल्कुल मुफ्त है। इतनी योजनाएं होने के बावजूद मरीज द्वारा दवा बाहर से लेने की बात कई बार सामने आई है। ऐसा होना अच्छी बात नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं अब जिले के दौरे पर जाऊंगा तो मरीजों से फीडबैक लूंगा। सीएम गहलोत ने आईएएस अधिकारी से कहा कि पहले वाली प्रक्रिया से अब उल्ट चलें और
पीडब्ल्यूडी विभाग अस्पतालों का सर्वे करवा कर काम करवाएं और अस्पतालों के प्रस्ताव का इंतजार नहीं करना है। मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है, अस्पतालों की साफ सफाई ना हो, गंदगी हो तो क्या बीतती होगी मरीजों पर। प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं लेकिन फिर भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। सीएम गहलोत बोले हैं कि प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए और कुछ प्राइवेट अस्पताल वालों ने इसका विरोध किया। उसके बाद ये विधानसभा में रुक गया और ये लोग इतना पैसा कमाते हैं और इन लोगों को कुछ तो आगे आना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों को अब प्रदेश में लूट की छूट नहीं दी जा सकती है। और बता दें, उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है और इन लोगों ने पीजी में 1 करोड़ तो 2 करोड़ पता नहीं कितने पैसे लगाते हैं। निजी मेडिकल कॉलेज खुले रहे हैं और रुपए कमा रहे हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में कई प्राचीन पुंडलिपियां और ग्रंथ संरक्षित रखे गए हैं। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में रिसर्चर के लिए महत्वपूर्ण जानकारियों का खजाना उपलब्ध है। कई रिसर्चर यहां रिसर्च कर रहे हैं। वहीं आज इस खजाने में से एक महत्वपूर्ण इतिहास की जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर एक संभव देश की सबसे बड़ी 314 फुट लंबे एक महिला की जन्म कुंडली है जो आज भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। संस्कृति विभाग में कुंडली बनाने वाले औशन सिंह की ओर से इतनी बड़ी कुंडली बनाने का कारण और राजस्थान से उसके संबंधों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से भविष्य दर्शाने वाली जन्म कुंडली में सुंदर बेलबूटों के आधार पर अलावा राशियों के अलग अलग स्वरूपों को, विभिन्न पशुओं के भाव और दशाओं को साथ वर्णन करने वाले चित्र का समावेश किया गया है जो दिखाने में बहुत सुंदर लग रहा है और कलात्मक जन्म कुंडली को संरक्षित रखा गया है। आप भी देखिए कि 314 फीट लंबी जन्म कुंडली, ये कुंडली यश को कुमारी महिला के नाम पर 117 साल पहले बनी जिसकी लंबाई 314 फुट बताई जा रही है। जन्म पत्री में विभिन्न भाव कुंड, लाभ कुंड, दशम भाव, भाग्य, शत्रु भाव, कुंडली का संतान भाव, कुंडली तुला और रहा लघु, शनि दुष्ट, शुक्र भाव और सुख भाव, कुंडली तुला लग्न, सहज भाव, धन भाव, ये तमाम भाव इसमें शामिल हैं। और ये जन्म कुंडली किसी खास आयोजन के लिए बनाई गई और उसका कारण अभी तक अज्ञात नहीं है। यूपी में शुक्रवार को भी मौसम साफ रहा और धूप निकलने का अनुमान मौसम केंद्र लखनऊ की ओर से जताया गया। और बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि 2 नवंबर तक मौसम साफ ही रहेगा। इस दौरान दिन में धूप निकलेगी लेकिन सूरज ढलने के बाद सर्दी की बढ़ोतरी होगी और वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में खास परिवर्तन नहीं होगा। बता दें कि शुक्रवार को भी पूरे यूपी में आसमान साफ रहा और बता दें कि पिछले एक सप्ताह से मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है और रात के समय नमी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में भी रात के समय करीबन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस में कमी आई है। इससे पहले गुरुवार को भी यूपी में ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहा और मौसम विभाग के अनुसार राज्य की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से कम 31 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य बराबर 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो बता दें ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है। इसी के साथ ही आपको बता दें राजस्थान में भी मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान औसत से आसपास दर्ज किया गया है। राजस्थान राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा और बता दें कि तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही हैं और इससे मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन रात के तापमान में और गिरावट दर्ज होने का अनुमान जताया जा रहा है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण मौसम ठंडा बना हुआ है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर।
भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। भारतीय सेना के जवानों की एक किस्से कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे 80 वर्षीय रिटायर्ड जवान से मिलवा रहे हैं जो कि युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। कहते हैं कि फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता और सेना के जवानों का जज्बा, हौसला उम्र के पड़ाव के साथ तो बढ़ता रहता है। ऐसे ही नजारा राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर के बरेसलिया गांव में 80 साल की उम्र के देखने में मिलता है। जिस उम्र के लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं और लाचार हो जाते हैं, वहीं बीएसएफ से रिटायर्ड 80 वर्षीय जवान चंदन सिंह युवाओं के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। बता दें 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना के दांत तो खट्टे करने वाले भूतपूर्व जवान आज अपने कपकपाते हाथों से बंदूक थामते हैं और निशाना साधते हैं तो वह चूक साबित होता है। हाल ही में चंदन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें से वो एक नहीं लगातार 3 बार बंदूक से निशाना लगाते हुए नजर आए और तीनों निशाने सटीक लगते रहे। और चंदन सिंह भले ही रिटायर्ड हो गए, लेकिन उनके अंदर आज भी फौजी का जो जिंदा है। उनके निशानेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 1971 में युद्ध में पाकिस्तान सेना के दांत खट्टे करने वाले भूतपूर्व जवान आज अपने कामते हाथों से जब भी बंदूक थामते हैं और निशाना साधते हैं तो निशाना एकदम सटीक लगता है। तो बता दें ये वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और युवाओं के लिए वो मिसाल भी बन रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले से लगती है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला ब्रज क्षेत्र कहलाता है। ऐसे में भरतपुर जिले भी ब्रज क्षेत्र में ही आता है। भरतपुर जिले के गोवर्धन पर्वत की पूजा को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कई महीनों तक मंदिरों में और घरों में भी अन्नकूट का आयोजन कर लोगों को अन्नकूट प्रसाद वितरित किया जाता है। मोहन जी के मंदिर के पंडित मनु मुंड्रल ने बताया है कि जब भगवान कृष्ण ने ब्रज में इंद्र देवता की पूजा करने को बंद करा दिया था तो इंद्र देवता से नाराज होकर ब्रज क्षेत्र में प्रलय मचा दी थी। भारी बरसात और तूफान से लोग परेशान होने लगे थे तो कृष्ण भगवान ने इंद्र देवता के प्रकोप से बचने के लिए अपने हाथों की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रज के सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत के नीचे बुलाकर इंद्र देवता को प्रकोप से बचाया था और ब्रजमंडल की रक्षा की थी। और अंत में अभिमान टूटने के बाद देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के समक्ष शरणागत हुए थे। उस समय ब्रजवासी अपने अपने घरों से अलग अलग तरह की जो खाद्य सामग्री भगवान कृष्ण को अर्पित करने आए थे उससे मिलाकर अन्नकूट महाप्रसादी का रूप दिया गया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है जो कि आज भी लगातार जारी है और ब्रज क्षेत्र में कई महीनों तक अलग अलग मंदिरों में और घरों में भी अन्नकूट का आयोजन होगा। अन्नकूट में खीर, पोहा, कड़ी, बाजरा, चावल और सभी सब्जियों को मिक्स बनाकर बनाया जाता है और मंदिरों में 56 तरह के भोग की झांकी भी निकाली जाती है। राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के बैनर तले राजस्थान के सैकड़ों युवा पिछले 25 दिनों से गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं और कारण उनकी सरकार से मांगे हैं कि जिनके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर बात करें और समाधान निकालें इसका। और ऐसा नहीं होने पर राजस्थान के युवाओं ने अपनी दिवाली गुजरात के अहमदाबाद स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर मनाई और उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की काली दिवाली है। जब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बजट घोषणा में युवाओं के किए गए वादे पूरे नहीं करेंगे तब तक युवा गुजरात छोड़कर राजस्थान नहीं आएंगे। और बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि 2 अक्टूबर से प्रदेश प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे बुधवार को 25 दिन हो चुके हैं और यानी कि अगर आज का हम दिन गिना ले तो वो 26 दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई बात करने नहीं आया और युवा बेरोजगार हैं तो खुशी वाली दिवाली कैसे हो सकती है। इसी कारण कांग्रेस कार्यालय के बाहर युवा लेटे और दीपक के सामने रखकर काली दिवाली मनाई और यही नहीं दिवाली के दिन भूख हड़ताल भी रखी गई और किसी भी युवा ने कुछ नहीं खाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही और लापरवाही के खिलाफ बेरोजगारों का विभिन्न मांगों को लेकर भूखे रहकर गुजरात कांग्रेस कार्यालय के बाहर बेरोजगारों ने लेटकर काली दिवाली मनाकर सत्याग्रह किया। तो वो सरकार से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर वो लगातार पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जिस तरह से राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान के पेंशन विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 के उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 31 अक्टूबर तक पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक विभाग ऑनलाइन आवेदन के लिए भी प्रतिक्रिया चला रहा है और विभाग के द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार जिन कर्मचारियों के पास कर्मचारी आईडी और एचओ कार्यालय आईडी नहीं है वो ऑफलाइन आवेदन करा सकते हैं। बता दें इसके अलावा वो कर्मचारी जिनका वेतन पीआरआई पे मैनेजर से निकाला जा रहा है जो कि
एचओ को रिपोर्ट करते हैं वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना में हिमाचल प्रदेश के सीएम का बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। सीएम गहलोत ने कहा था कि जयराम ठाकुर ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया गया है। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति और सेवानिवृत्त हुए 100 से अधिक कर्मचारियों को पेंशन मामलों का निपटारा कर दिया गया है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि जयराम ठाकुर और बीजेपी को अपना रुख साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें बता देना चाहिए कि वो पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ क्यों थे और जो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील के थप्पड़ मारने वाले कांस्टेबल को 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल कोर्ट के अवमानना के एक मामले का निस्तारण करते हुए गवाही के दौरान बचाव पक्ष के वकील को थप्पड़ मारने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि वो बगैर किसी शर्त के कोर्ट में अपना माफीनामा पेश करें। भीलवाड़ा जिले में गोलापुरा एडिशनल डिस्ट्रिक्टेट जज की कोर्ट में वर्ष 2018 में यह घटनाक्रम हुआ था। उनकी तरफ से ही अवमानना का मामला हाईकोर्ट में पेश किया गया था। कांस्टेबल ने कहते हुए अपने कार्य को बचाव किया था कि बचाव पक्ष के वकील के सुनवाई से पहले उस पर दबाव डाला और उससे धमकाया और सुनवाई के दौरान वो अपने पैरों को मारता रहा। कांस्टेबल के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया गया जिसे आधार पर चुनौती दी गई और 228 आईपीसी की कार्रवाई के बाद तत्काल अवमानना की कार्रवाई को छोड़ दिया गया। बता दें हालांकि सुनवाई के दौरान कांस्टेबल ने अदालत से उसकी बिना शर्त माफी से स्वीकार करने का अनुरोध किया और यही भी कहा कि वो बचाव पक्ष के वकील के खिलाफ 156 सीआरपीसी के दायरे में अपनी शिकायत को छोड़ने के लिए तैयार है। जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस फरशंद अली की बेंच ने रिटायर्ड रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का उल्लेख किया और कहा कि स्वीकृति तथ्य और कांस्टेबल ने बचाव पक्ष के वकील को थप्पड़ मारा। अदालत ने आगे कहा कि कांस्टेबल ने कहकर अपने कार्यों से सही ठहराने की कोशिश की कि वकील ने उससे पहले लात मारी, लेकिन यह साबित नहीं हुआ और न ही अदालत ने इसे आश्वस्त किया। बता दें हालांकि ये ध्यान देने वाली बात यह है कि अवमाननाकर्ता अपने बचाव पर दबाव नहीं डालना चाहता है और उससे बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने धारा 228 आईपीसी की धारा के संबंधित कार्रवाई को छोड़कर कथित अपराध में रद्द कर दिया और अदालत ने अवमानना करने वालों को 25,000 रुपए और डीएलएस से में जमा कराने का निर्देश दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।